कल भी केमिस्ट्री क्लास नहीं हुई, आज भी केमिस्ट्री क्लास नहीं हुई, खुश हो गए आप? तो खुश तो बहुत हो गए आप लोग। हम्म। खुश तो बहुत हो गए तुम। हाँ, ऐसा सीन है क्या? बोलो। अच्छा, जो लोग पिछली क्लास में नहीं थे, डिस्कशन वाली क्लास में केमिस्ट्री के, वो केमिस्ट्री की क्लास नहीं हुई है। और उस क्लास उसी टाइम पे मैंने आधे घंटे की करीब क्लास ली है, जिसमें मैंने आपका सर्कुलर मोशन का जो बचा हुआ पोर्शन था, रेडियस ऑफ कर्वेचर, वो कवर कर लिया है। उसका वीडियो देख लीजिएगा। उसका अभी कोई यूज़ किसी और चैप्टर में नहीं है, इसलिए आप आराम से वीडियो 2 दिन 3 दिन 4 दिन बाद भी देखोगे तो काम चल जाएगा। ठीक है बेटा। अभी मैं वर्क पावर एंड एनर्जी पार्ट 2 शुरू करूंगा, जिसका फर्स्ट पार्ट हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है बेटा। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने बहुत ही कम चीज़ें पढ़ी थी, बेसिक चीज़ें पढ़ी थी, मोस्टली वो चीज़ें पढ़ी थी जो 9th क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके थे। क्या क्या था? तो टिल नाउ वी हैव स्टडीड, क्या क्या पढ़ रखा है? खुद ही पढ़ो, लिखा हुआ आपकी स्क्रीन पे, फटाफट पढ़िए खुद से। इसमें से कोई चीज़ नहीं आती हो तो बता दीजिए। ये पता है, फोर्स वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है। ठीक है। वेक्टर टाइप करने में बहुत इश्यू हो रहा था, मैंने बोल्ड से कर दिया। बोल्ड का मतलब वेक्टर है। ठीक है। तो फोर्स वेक्टर डॉट एस वेक्टर मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है, दैट इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट अलोंग फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाइड बाय फोर्स अलोंग डिस्प्लेसमेंट। दोनों से ही आप निकाल सकते हो। ठीक। दूसरी बात ये पड़ी थी कि ये जो फॉर्मूला है ये सिर्फ कांस्टेंट फोर्सेस के लिए ही वैलिड है। अगर फोर्स टाइम के साथ वेरी करेगा तो ये फॉर्मूला आप यूज नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि फोर्स में अगर डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाई करोगे तो कौन सा फोर्स यूज करोगे? शुरुआत वाला फोर्स यूज करोगे, अंत वाला फोर्स यूज करोगे, बीच में कहीं का फोर्स यूज करोगे? कौन सा फोर्स यूज करोगे जिसके साथ आप डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट लोगे? ठीक है। थर्ड पार्ट है वर्क डन बाय फ्रिक्शन। हमने देखा था और इसमें हमने चेक किया था कि हाँ, क्योंकि फोर्स का डायरेक्शन चेंज हो रहा था, फोर्स चेंज हो रहा था, इसलिए फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट से पूरा आप निकाल नहीं सकते। ठीक है। ये देखा था हमने। वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था डी डब्ल्यू इज इक्वल टू, क्या हुआ था बेटा? ये एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई था। हाँ या ना? यही था ना? भूल गए? नहीं सर, याद है। याद है? और वर्क डन बाय स्प्रिंग कितना आया था, याद है? माइनस, ये पढ़ा था ना हम लोगों ने, अगर जीरो से लेकर एक्स जाते हैं, अगर एक्सटेंशन को जीरो से एक्स करते हैं तो वर्क डन बाय स्प्रिंग कितना आया था? वर्क डन इज इक्वल टू माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर आया था। हम लोग x1 से x2 में भी वर्क डन निकाले थे कि नहीं निकाले थे? निकाले थे सर। इसके अलावा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी पढ़ चुके हैं हम लोग, है ना? हाँ है ना? तो मैं आपसे बोलूंगा, फिर से आपको 2 से 3 मिनट दे रहा हूं मैं, फटाफट अपना एक बार ये पोर्शन, पिछले वाला जो बार जो मैंने वर्क एनर्जी पावर पार्ट 1 पढ़ाया था, फटाफट 3 4 मिनट में उसका एक बार गो थ्रू कर लो। पेज के ऊपर से पढ़ना नहीं है, ऊपर से देख लेना, हाँ ये वाला पेज आता है कि नहीं आता, ये वाला पेज आता है कि नहीं आता, ये वाला पेज आता है कि नहीं आता, इस तरीके से देखते हो निकल जाओ। ठीक है बेटा, फटाफट एकदम। बशीर।
देख लिया सब लोगों ने एक बार फटाफट ऊपर से? चैप्टर को पढ़ना नहीं था, सिर्फ देखना था ये टॉपिक आता है कि नहीं आता, ये टॉपिक आता है कि नहीं आता। पढ़ लिया सब लोगों ने, देख लिया? हाँ है ना? यस सर। ओके। तो अब वर्क के बारे में कुछ खास बातें एक एक करके देखेंगे। सबसे पहला बात क्या है, ध्यान दीजिएगा। वर्क इज डिफाइंड फॉर एन इंटरवल ऑफ टाइम और डिस्प्लेसमेंट। देर इज नथिंग कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वर्क। इंस्टेंटेनियस वर्क जैसे कोई चीज नहीं होती। क्यों नहीं होती, कोई बताएगा मेरे को? इंस्टेंटेनियस वर्क नहीं होता है कुछ भी, ऐसा क्यों? हम इंस्टेंटेनियस वर्क डिफाइन नहीं कर सकते, ऐसा क्यों? कोई बोलेगा? बताओ फटाफट कि हम इंस्टेंटेनियस वर्क क्यों नहीं बोल सकते कभी भी? बताओ। अजीब हो। ठीक है, बस है, बोलो जल्दी। अरे कुछ तो जवाब दिया करो खुद से यार, हर चीज मैं ही बताऊंगा क्या आप लोगों को? कोई तो कभी तो दिमाग लगा लिया करो अपना। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है बताओ जरा? क्या वर्क को मैं फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट बोल सकता हूँ कि नहीं बोल सकता हूँ? हम्म? अब यस सर। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी तो होती है, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट हो सकता है क्या? हम्म? हो सकता है क्या कि बिना टाइम बीते ही इंस्टेंट में पार्टिकल डिस्प्लेस हो गया? हो सकता है ऐसा? नो सर। तो खुद अपने दिमाग नहीं लगाना है कुछ भी। हम्म? क्या हो गया, नहीं बोलना है आपको कुछ भी? ठीक है भाई। यार ऐसे थोड़ा ना होता, कुछ तो खुद से भी कर लो। अगला पॉइंट, फॉर अ पर्टिकुलर, मैं फिर ऐसे ही पढ़ा दूंगा बेटा, बता रहा हूँ बिना, अगर आप मेरे रिस्पॉन्ड नहीं करोगे, क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश नहीं करोगे, तो मैं भी ऐसे ही पढ़ाऊंगा कि बस अपना वो काम खत्म करना है। मैं क्यों इंटरेस्ट लेके पढ़ाऊंगा फिर? फॉर अ पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट वर्क डन बाय फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम टेकन और एक्सेलरेशन डिसेलरेशन। देखिए, वर्क डन का फॉर्मूला क्या है? वर्क डन का फॉर्मूला है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इसमें ना कहीं एक्सेलरेशन है ना कहीं टाइम है। तो अगर फोर्स वही है, डिस्प्लेसमेंट वही है, तो डजेंट मैटर कि कितना एक्सेलरेशन हुआ, कितना टाइम लगा, मास ज्यादा है कम है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता वर्क डन कितना हुआ इस चीज पर। ठीक है बेटा? कोई दिक्कत है? नो सर। हम्म? कोई दिक्कत? नो सर। कोई दिक्कत नहीं है? ओके। तो अ, अगला पॉइंट क्या है हमारा? हमारा अगला पॉइंट है, when several forces act, work done by each force, when several forces act, work done by each force is, क्या होगा? इज इंडिपेंडेंट ऑफ अदर फोर्सेस। मतलब अगर एक से ज्यादा फोर्स लग रहे हैं, अगर एक से ज्यादा फोर्सेस कभी लग रहे हैं, तो डजेंट मैटर, कि दूसरा फोर्स कितना लग रहा है, पहले फोर्स के द्वारा जो वर्क होगा वो उसको जितना वो उतना ही रहेगा। मतलब दूसरा फोर्स लगे नहीं लगे, तीसरा फोर्स लगे नहीं लगे, 75 फोर्स लगे नहीं लगे, पहला जो फोर्स है
उसका वर्क डन दूसरे फोर्स, तीसरे फोर्स, 75वें फोर्स सबसे इंडिपेंडेंट होगा। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत? हम्म, नो सर। कॉपी करते जा रहे हो ना साथ में? यस सर। यस अगला, सर। फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेफरेंस फ्रेम, है ना? फोर्स रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंड करता है क्या? फोर्स रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंड करता है क्या? नो सर। नो सर। नहीं करता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो करता है ना? हम्म, यस सर। यस सर। डिस्प्लेसमेंट तो करता है। तो अगर फोर्स रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंड नहीं करता और डिस्प्लेसमेंट रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंड करता है, वर्क डन क्या होता है? फोर्स वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा? करेगा सर। हम्म, करेगा ना? हाँ सर। करेगा ना कि नहीं करेगा? करेगा सर। हाँ सर। तो मैं वही कह रहा हूं कि क्योंकि डिस्प्लेसमेंट रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंड करता है, इसलिए फोर्स भी रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंड करेगा। ठीक है बेटा, ठीक है। यस सर। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंड करता है, इसलिए वर्क डन, फोर्स नहीं, इसलिए वर्क डन भी रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंड करेगा। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई समस्या, नो कोई सर। परेशानी? ओके, कॉपी हो गया सब? ये सारे पॉइंट्स कॉपी हो गए ना? नो सर। नो सर। नो सर, वेट कीजिए थोड़ा। चलो आगे बढ़ रहे हैं। ये ध्यान रखिएगा, ये सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। बोलेगा कि मास चेंज हो गया, एक्सेलरेशन चेंज हो जाएगा, टाइम ज्यादा लगेगा, तो वर्क बताओ, वर्क ज्यादा होगा कि कम होगा? फोर्स अगर वही है, डिस्प्लेसमेंट वही है, तो वर्क सेम रहेगा। समझ में आई बात? दूसरा, मतलब इंस्टेंटेनियस वर्क जैसी कोई चीज नहीं होती। ऐसा नहीं होगा कि बताओ फाइंड वर्क डन एट 5 सेकंड, नहीं, टिल 5 सेकंड बता सकते हो, एट 5 सेकंड नहीं बता सकते। ठीक है, जैसे वेलोसिटी एट 5 सेकंड बता सकते हो, है ना? पर डिस्प्लेसमेंट एट 5 सेकंड नहीं बता सकते, डिस्प्लेसमेंट टिल 5 सेकंड बता सकते हो, हाँ या ना? यस सर। वही बात यहाँ पे भी लग रही है, वही फंडा यहाँ पे भी लग रहा है। ठीक है बेटा, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये वाला था जिसपे ज्यादा गौर नहीं किया हम लोगों ने, क्या कि when several forces act on a body, work done by a particular force is independent of other forces। अगर एक ऑब्जेक्ट के ऊपर बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं, तो हर एक फोर्स का वर्क डन दूसरे फोर्स के द्वारा, दूसरे फोर्स से इंडिपेंडेंट होगा। ठीक है, मतलब आपका जो वर्क डन होगा ना, डब्ल्यू आई, दैट इज इक्वल टू एफ आई वेक्टर डॉट एस वेक्टर, इसी से मिलेगा। ठीक है, और नेट वर्क डन जो होगा वो क्या हो जाएगा? समीशन डब्ल्यू आई, समीशन तो समझते हो, सबका सम, W1 प्लस W2 प्लस W3, इस तरीके से, दैट इज इक्वल टू समेशन एफ आई डॉट एस वेक्टर। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो एक ही होगा ना एक ऑब्जेक्ट का, हाँ या ना? हाँ, ऐसा सर। हो यस सकता, सर। हालांकि एफ आई एस आई लिखना चाहिए, उसके पीछे कारण मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा, अभी नहीं बता पाऊंगा, थोड़ी देर में बता दूंगा। ठीक है, तो समेशन एफ आई एस आई विल बी द नेटवर्क डन। ठीक है बेटा, यस यस सर। सर। यहाँ पर भी आपको एस आई वेक्टर लिख देना चाहिए। आगे बढ़ते हैं फिर। एक क्वेश्चन है सिंपल सा, छोटा सा, नन्ना सा, मुन्ना सा। क्या कहता है ये क्वेश्चन? ये कहता है कि अ बॉल ऑफ मास m इज थ्रोन टुवर्ड्स अ रिजिड वॉल विद स्पीड u, द बॉल रिबाउंड्स विद स्पीड v, द वर्क डन बाय वॉल ऑन द बॉल इज। क्वेश्चन समझ में आया? यस सर। समझ में आ गया क्वेश्चन? तो सॉल्व करो इसे। जल्दी से।
हुआ? क्या होगा देखिए, बोला है कि m मास की बॉल वेलोसिटी u से जाकर दीवार से टकराती है और टकरा के वापस वेलोसिटी v से लौट आती है। ठीक है, हमें बताना है कि इस दीवार ने इस बॉल पर कितना वर्क किया है। ठीक है बेटा, सीधी सी बात है, आप समझिए, बॉल पर ये जो दीवार है, ये गेंद पर नॉर्मल फोर्स इधर लगाएगी, हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ सर। और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा बॉल का जब नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा? समझ में आया? हाँ सर। Yes, sir. कोई दिक्कत? नो सर। कॉपी कर लो फटाफट। स्यूडो फोर्स क्या बेटा? सुष्मिता प्रसाद, सूडो फोर्स कहाँ से आ गया? हम रेफरेंस में दोनों चेंज कर रहे हैं जो सूडो फोर्स लगेगा। फोर्स तो है पर डिस्प्लेसमेंट नहीं है, इसलिए वर्क जीरो है, कहानी खत्म। आगे बढ़े। यस सर। ओके, नेक्स्ट है हमारा वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स व्हेन अ पर्सन क्लाइम्स द स्टेयर्स इज। अगर एक आदमी स्टेयर्स पे ऊपर चढ़ रहा है तो नॉर्मल फोर्स जो उसके ऊपर एक्ट कर रहा है, जो स्टेयर्स उसके ऊपर नॉर्मल फोर्स लगा रहे हैं, उसका वर्क डन कैसा होगा? पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, जीरो होगा कि नन ऑफ दीज होगा? बताइए फटाफट। जल्दी बोलो यार, टाइम क्यों लगा Sir, रहे हो? zero. जीरो। Zero, sir. आंसर होगा जीरो। क्यों होगा? क्योंकि समझिए, आप, हमारा जो वर्क होता है दैट इज बेसिकली फोर्स वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, पर डिस्प्लेसमेंट किसका? ये डिस्प्लेसमेंट किसका? तो दिस डिस्प्लेसमेंट, आप बोलोगे सर ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट बोलना इतना आसान है कि तो कभी सोचते तो हो नहीं आप लोग प्रैक्टिकल लाइफ के बारे में। आप सोचिए, अगर मैं आपकी टांग पकड़ के खींचूं तो आपकी टांग तो आगे आएगी पर आपका सर तो आगे नहीं आएगा ना, हाँ या ना? Yes, हाँ sir. तो पैर का डिस्प्लेसमेंट अलग, सर का डिस्प्लेसमेंट अलग। अब मैंने अगर आपका पैर पकड़ के खींचा था तो मैं फोर्स वर्क डन निकालने के लिए फोर्स वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर किसका करूं? डिस्प्लेसमेंट किसका लूं? पैर का लूं कि सर का लूं कि आपके बेली का लूं? किसका लूं? हम्म, पैर का। पैर का लेंगे। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट किसका? तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स का डिस्प्लेसमेंट लेना होगा आपको, समझ में आई बात? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स का डिस्प्लेसमेंट लेना होगा। ठीक है बेटा? यस सर। इन शॉर्ट, फोर्स का डिस्प्लेसमेंट लेना होगा कि जो वर्क डन होता है फोर्स वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं होता बल्कि फोर्स वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट ऑफ फोर्स होता है। ठीक है बेटा?
कोई दिक्कत? अरे कोई दिक्कत हो तो बता दो। नो सर। ठीक है ना? अब देखो, होता क्या है, जब आप सीढ़ी चढ़ते हो तो ऐसे चढ़ते हो क्या? ऐसे चढ़ते हो? हम्म? नो सर। कैसे चढ़ते हो? कुछ इस तरीके से चढ़ते हो? अगर आलसी हो यस तो सर। रेलिंग पकड़ के ऐसे चलते हो, है ना? आलसी की तरह। इतने एक्टिव तो आप हो नहीं। क्या है, कैसे करते हैं इसमें? अब इसका आप पैर देखिए। जो पैर स्टेयर्स के साथ कांटेक्ट में है वो तो रेस्ट पे रहेगा, दूसरा पैर ऊपर जाएगा, पूरी बॉडी ऊपर जाएगी, बट जो पैर स्टेयर्स के साथ कांटेक्ट में है वो तो रेस्ट पे रहेगा, हाँ या ना? यस सर। हाँ सर। है ना? तो उसमें जो नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा वो तो स्टेयर्स लगा रहे हैं, तो स्टेयर्स तो रेस्ट पर ही है, तो नॉर्मल फोर्स भी रेस्ट पर ही है, हाँ या ना? यस सर। तो वर्कडन यस कितना सर। होगा? जीरो। क्यों? वर्कडन इज इक्वल टू फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट ऑफ फोर्स कितना है? जीरो है। नॉर्मल फोर्स खुद थोड़ा मूव कर रहा है, बाकी पूरी बॉडी हमारी मूव कर जा रही है, लेकिन जिस पॉइंट पे नॉर्मल फोर्स लग रहा है वो पॉइंट थोड़ा मूव कर रहा है, हाँ या ना? और होना भी सही चाहिए ना ऐसा ही। ऐसा तो है नहीं कि हम अगर सीढ़ी चलते हैं तो वर्क नॉर्मल फोर्स करता है। अगर वर्क नॉर्मल फोर्स करेगा तो हम क्या कर रहे हैं सीढ़ी चढ़ने में? वर्क तो हमें खुद करना पड़ता है ना, थकते तो हम है ना, हाँ या ना? हाँ सर। ठीक है, आगे बढ़ रहा हूँ फिर। वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन व्हेन अ पर्सन स्टार्ट्स रनिंग इज कितना होगा? जीरो होगा। ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन कितना वर्क करता है? जीरो वर्क करता है। ठीक है बेटा। क्यों? क्योंकि जब आदमी दौड़ना शुरू किया तो उसके जिस पैर पे फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा वो तो ग्राउंड पे टिका हुआ है ना, है ना? वो तो ग्राउंड पे टिका हुआ है, तो उसके ऊपर कोई वर्क हाँ नहीं हो रहा क्योंकि उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो है। लेकिन हाँ, अगर काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगते लगते ऑब्जेक्ट मूव करता रहता है, हाँ या ना? उस केस में वर्क यस डन सर। नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है बेटा। अच्छा, अगला है कंजर्वेशन, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। थोड़ा सा आ नहीं रहा आपकी स्क्रीन पे, क्या है ये? कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है बेटा। यस सर। कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव। तो कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होते हैं? कोई आइडिया है आप लोगों को? बिल्कुल जरा सा भी आइडिया है क्या होता है ये फोर्सेस? हम बेसिकली हमारे फोर्सेस को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं हमेशा, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट दो कैटेगरीज है। वैसे तो आपने और भी देख रखा है, इंटरनल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स, और क्या देख रखा है, क्या नाम है, कॉन्टैक्ट फोर्स, और दूसरा क्या था? फील्ड फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स और फील्ड फोर्स, या फिर कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है, तो ये तीसरा क्लासिफिकेशन क्या है? कंजर्वेटिव फोर्सेज एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज। अब कंजर्वेटिव फोर्सेज क्या होते हैं? तो ये वो फोर्सेज हैं जिनके द्वारा वर्क डन जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ है। एंड इट ओनली डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड करता है? इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। मतलब अगर वर्क डन पाथ पर डिपेंड नहीं करता, अगर वर्क डन टाइम पर डिपेंड नहीं करता, टाइम पे तो ऐसे भी डिपेंड नहीं करता, बट अगर वर्क डन सिर्फ और सिर्फ इस चीज पर डिपेंड करता है कि पार्टिकल की इनिशियल पोजीशन क्या थी, फाइनल पोजीशन क्या थी, तो ऐसे फोर्स को हम क्या कहते हैं? कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। ठीक है बेटा, हाँ या ना? हाँ सर। वहीं दूसरे काइंड ऑफ फोर्स है नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होते हैं? दीज आर फोर्सेस जिनके द्वारा जो वर्क डन है, वर्क डन नॉट ओनली डिपेंड्स ऑन, नॉट ओनली डिपेंड ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन,
ऑल्सो ऑन पाथ टेकन। सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड नहीं करता है, बल्कि पाथ पर भी डिपेंड करता है। तो ऐसे फोर्सेस के, जिन फोर्सेस के द्वारा वर्क डन सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि पाथ पर भी डिपेंड करता है, तो फिर उन फोर्सेस को हम क्या बोलते हैं? नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस बोलते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? No, sir. पक्का? नो सर। ओके, आगे बढ़ो फिर। यस सर। अब देखो, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है। हमने बाकी जितने भी क्लासिफिकेशन पढ़े हैं उससे ज्यादा टाइम हम इस क्लासिफिकेशन को पढ़ने में और समझने में देने वाले हैं। वो कंजर्वेटिव फोर्सेस और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस में कुछ डिफरेंसेस हैं जिनको आप देखेंगे, हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। पहला है, डेफिनेशन ही है, कंजर्वेटिव फोर्सेस जो हैं ये पाथ पे डिपेंड नहीं करते, बल्कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस पाथ पे डिपेंड करती हैं। जबकि, है ना, क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्सेस पाथ पे डिपेंड नहीं करते, इनके द्वारा वर्क डन इन राउंड ट्रिप जीरो होता है। कैसे? राउंड ट्रिप का मतलब क्या होता है? जिस पॉइंट से शुरू किए, राउंड ट्रिप का मतलब होता है कि जिस पॉइंट से मूव करना शुरू किए वापस आके उसी पॉइंट पर रुके। ठीक है, एक कंप्लीट राउंड किए, एक कंप्लीट लूप में ट्रेवल किया। ठीक है, अगर हम पूरे राउंड, एक कंप्लीट राउंड ट्रिप कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होता है? राउंड ट्रिप का मतलब अगर हम सिंपल भाषा में, अंग्रेजी भाषा में लिखें तो है फाइनल पोजीशन इज इक्वल, होगा कि नहीं होगा? होगा सर। अगर फाइनल पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट सेम है तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? जीरो। तो वर्क डन कितना होगा? जीरो। क्यों? क्योंकि अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो मतलब पार्टिकल को घूम फिर के वापस अपनी जगह पे आना है। अगर पार्टिकल को घूम फिर के वापस अपनी जगह पे आना है, ध्यान दीजिएगा बेटा, अगर पार्टिकल को घूम फिर के वापस से अपनी जगह पर आना है तो ऐसा करने का उसके पास एक सिंपल रास्ता और है। क्या है वो रास्ता? खड़े रहो अपनी जगह पे, राइट? हाँ है ना? Yes, sir. और अगर पार्टिकल अपनी जगह पे खड़े होने पर सिर्फ खड़ा रहे तो वर्क डन कितना होगा? जीरो। इसलिए अगर किसी और रास्ते से भी आए तो कंजर्वेटिव फोर्स कितना वर्क करेगा? जीरो करेगा। लेकिन वही अगर हम नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में बात, अगर हम नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में बात करें तो वर्क डन इन राउंड ट्रिप नीड नॉट टू बी जीरो। जरूरी नहीं है कि राउंड ट्रिप में भी वर्क डन जीरो हो। जैसा हम ऑलरेडी देख चुके, फ्रिक्शन वाला क्वेश्चन किया था ना, क्या आया Yes, था sir. आंसर? -2 म्यू एम जी ए प्लस बी आया था ना, एल प्लस बी आया था। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो उसमें क्या था? राउंड ट्रिप होने के बावजूद जो वर्क डन था वो जीरो नहीं था। कंजर्वेटिव फोर्सेज आर सेंट्रल इन नेचर। आप बोलोगे सर सेंट्रल इन नेचर का क्या मतलब होता है? सेंट्रल के दो मीनिंग होते हैं। सेंट्रल, कोई फोर्स सेंट्रल हो इसके लिए दो चीजें उसे सेटिस्फाई करनी पड़ती हैं। पहला तो ये कि दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है, जो दोनों पार्टिकल्स उनके बीच में जो फोर्स लगेगा वो दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलॉन्ग ही लगेगा। पहला तो ये, ठीक है, समझ में आया? यस सर। दूसरा ये कि जो फोर्स है, फोर्स विल ओनली डिपेंड ऑन रिलेटिव पोजीशन। सिर्फ दोनों ऑब्जेक्ट्स की रिलेटिव पोजीशन पर ही डिपेंड करेगा और किसी चीज पर डिपेंड नहीं करेगा। मतलब वेलोसिटी पर, एक्सेलरेशन पर, स्पिन पर, इन चीजों पे फोर्स डिपेंड नहीं करेगा। तब वो फोर्स सेंट्रल फोर्स कहलाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? आया ना? दो चीजें उसे सेटिस्फाई करनी पड़ेंगी। सबसे पहला कि जो फोर्स है वो दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन के लॉन्ग ही लगेगा। दो पॉइंट ऑब्जेक्ट्स के बीच में फोर्स दोनों पॉइंट ऑब्जेक्ट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन के लॉन्ग ही लगेगा। दूसरा, जो फोर्स है वो उन दोनों पॉइंट्स की रिलेटिव पोजीशन पे डिपेंड करेगा और किसी चीज पे डिपेंड नहीं करेगा। मतलब वेलोसिटी पर, एक्सेलरेशन पर, इन चीजों पे डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, वहीं जो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज होते हैं दे आर जनरली वेलोसिटी डिपेंडेंट एंड रिटार्डिंग इन नेचर। जैसे कि फ्रिक्शन आपने देखा होगा, फ्रिक्शन किधर लगता है? वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है कि नहीं लगता? तो वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा? फ्रिक्शन मैग्नीट्यूड डिपेंड नहीं किया बट डायरेक्शन तो डिपेंड किया ना। Yes, sir. तो और रिटार्डिंग इन नेचर, जनरली, जरूरी नहीं ऐसा हमेशा हो, बट जनरली वेलोसिटी, जनरली जो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज हैं दे आर, जो नेचर में पाए जाने वाले नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज हैं जनरली दे आर
वेलोसिटी डिपेंडेंट एंड रिटार्डिंग इन नेचर। ठीक है बेटा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड होता है, पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट वैलिड होता है, जबकि नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए हम पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल ग्रेविटेशन जो है वो कैसा फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पढ़ी है आपने, पढ़ी कि नहीं पढ़ी, पढ़ी कि नहीं, एमजीएच पढ़ा है ना। हम्म। यस सर। Yes. वही आपका स्प्रिंग का जो फोर्स है वो भी कंजर्वेटिव फोर्स होता है, तो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, इनफैक्ट उन्होंने शायद थोड़ा बहुत बताया भी हो, मुझे याद नहीं है। ठीक है, लेकिन आपने क्या कभी फ्रिक्शनल पोटेंशियल एनर्जी पढ़ी है, नहीं पढ़ी, क्योंकि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है फ्रिक्शन, उसके लिए पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट ही वैलिड नहीं है। ठीक है, समझ में आई बात। पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट क्यों वैलिड है आपके कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए, क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स का जो वर्क होता है वो वापस से रिकवर किया जा सकता है, कंप्लीटली रिकवरेबल होता है, मतलब उसका लॉस नहीं होता, वो किसी अनयूजफुल फॉर्म ऑफ एनर्जी में डिसिपेट नहीं होती। ठीक है, वही जो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है दे आर नॉट कंप्लीटली रिकवरेबल, उनका वर्क डन नॉट कंप्लीटली रिकवरेबल है। और क्यों ऐसा है, क्योंकि वो जो एनर्जी है जो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स वर्क करते हैं, वो वाली एनर्जी जो है वो हीट में, साउंड में, वाइब्रेशन में, इन फॉर्म में डिसिपेट कर जाती है, उसको हम वापस से रिस्टोर नहीं कर पाएंगे, रिकवर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, कंजर्वेटिव फोर्स के एग्जांपल ध्यान रखिए, ग्रेविटेशन, स्प्रिंग, इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये सब किसके एग्जांपल हैं, कंजर्वेटिव फोर्सेस के। वही नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के एग्जांपल फ्रिक्शन है, विस्कस फोर्स है, टेंशन और नॉर्मल, ध्यान रखिएगा टेंशन और नॉर्मल में ही कंफ्यूजन होता है, और कहीं कंफ्यूजन नहीं होता, टेंशन और नॉर्मल किस में आते हैं, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस में आते हैं। ठीक है बेटा, कभी सुना है, कभी मैंने आपको कभी पढ़ाया टेंशन पोटेंशियल एनर्जी या नॉर्मल पोटेंशियल एनर्जी, पढ़ाया क्या कभी मैंने, नहीं पढ़ाया है। क्यों, क्योंकि ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस है, इनके लिए पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड ही नहीं है। ठीक है बेटा, ठीक है, Yes, sir. Yes, कॉपी sir. कॉपी कर लिया इसको सबने। Yes, sir. हम्म, ठीक है, ये एक एग्जाम्पल है, इसको सब लोग सॉल्व करेंगे। बता दो, हुआ कि नहीं।
छोटा सा क्वेश्चन है, बताओ ना जल्दी। देखो भाई, ए और बी के बीच में 3 पाथ दिए हैं, जिन तीनों पाथ में वर्क डन बाय फोर्स दे रखा है। आपको बताना है कि ये फोर्स कंजर्वेटिव है या नॉन कंजर्वेटिव है। तो देखिए जरा, ए से बी हम इस पाथ से गए, यहां वर्क डन हुआ 60 जूल। बी से ए में अगर इस पाथ से गया तो वर्क डन हुआ 60 जूल, और ए से बी अगर इस पाथ से गया तो वर्क डन हुआ -60 जूल। तो देखो, ए से बी जाने के दो अलग अलग रास्ते में दिखाए गए। दोनों रास्तों में एक में वर्क डन 60 जूल है, एक में -60 जूल है, तो ऑब्वियसली अलग अलग हो गया ना, अलग अलग पाथ से वर्क डन, हाँ या ना। तो कैसा फोर्स है? नॉन कंजर्वेटिव। वैसे भी देखिए, इस रास्ते से ए से बी गया और इस रास्ते से बी से ए आ गया, ठीक है। तो पूरा कंप्लीट लूप हो गया कि नहीं हो गया? और टोटल वर्क यस कितना सर। हुआ? 60 + 60 120, जीरो नहीं हुआ, है ना बेटा। इसलिए फोर्स कैसा हो गया? नॉन कंजर्वेटिव। अब कोई मेरे से बोल सकता है, सर मैं क्या किया ना, बी से ए तो इस रास्ते से गया, मैं रेड कलर से बना रहा हूं, बी से ए तो सर मैं इस रास्ते से गया, और ए से बी मैं इस रास्ते से आ गया, ठीक है। तो कंप्लीट लूप में कितना वर्क हुआ? 60 - 60 0, तो सर कंजर्वेटिव हो गया, हाँ या ना। यस सर। तो अब आंसर क्या बोलूं, कंजर्वेटिव कि नॉन कंजर्वेटिव? एक रास्ते से तो कंजर्वेटिव आ रहा है, एक रास्ते से नॉन कंजर्वेटिव आ रहा है। ऐसे में फोर्स क्या होगा? नॉन कंजर्वेटिव होगा। ध्यान दीजिए, ये कभी नहीं कहा गया आपको कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा वर्क डन क्लोज लूप में जीरो हो ही नहीं सकता। ये क्या कहा गया है कि जरूरी नहीं है जीरो हो, जबकि कंजर्वेटिव फोर्स से जीरो ही होगा। डेफिनेट आंसर कंजर्वेटिव फोर्स में है, हाँ या ना। अगर Yes, sir. ध्यान दीजिए, मैंने 2 पॉइंट्स लिए ए और बी, मैंने ए और बी के बीच में 100 रास्ते चुने, 100 पाथ सिलेक्ट किए मैंने। मैंने देखा उसमें से 99 पाथ से सेम वर्क हो रहा है, 99 पाथ्स में सेम वर्क हो रहा है। तो फोर्स कैसा हो गया? कंजर्वेटिव हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ, क्योंकि अगर ये ऐसा हुआ कि 100वें पाथ से वर्क डन कुछ और आ गया, मान लीजिए 99 पाथ से वर्क आता है 50 जूल और 100 पाथ में वर्क आ जाता है 60 जूल, तो क्योंकि दोनों वर्क डिफरेंट हो गए, इसलिए फोर्स कैसा होगा? नॉन कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव एक ही केस में हो सकता है, अगर एवरी पॉसिबल पाथ, कोई भी पॉसिबल पाथ लेके आ जाओ आप, हर एक पाथ में वर्क डन सेम होगा, तभी हम बोल सकते हैं फोर्स कंजर्वेटिव है, अदरवाइज फोर्स कंजर्वेटिव नहीं है। फोर्स नॉन कंजर्वेटिव होने के लिए आपको बस दो रास्ते ऐसे चुनने हैं जिनमें वर्क डन अलग अलग हो जाए, और लेकिन फोर्स को अगर कंजर्वेटिव प्रूफ करना है तो यू हैव टू प्रूव कि कोई भी पाथ लेके आ जाओ, वर्क यही रहेगा, कुछ और नहीं हो सकता। समझ में आई बात? तो ये फोर्स कैसा है? नॉन कंजर्वेटिव। कैसा फोर्स है ये? नॉन नॉन कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव। कॉपी कर लिया सब लोगों ने? ये एग्जाम्पल पे थोड़ा स्टार मार्क कर लो, ताकि कभी कंफ्यूजन होगा तो काम आएगा। आगे बढ़ रहा हूं। अब हम लोग कुछ ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चन करेंगे, 3-4 क्वेश्चन हैं, देखते हैं एक एक करके। पहला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पे, क्या होगा? क्या है क्वेश्चन? In case of a non-conservative force, work done along two different paths will always be different. True या false? सर फॉल्स। ये false है, हमेशा अलग हो ऐसा जरूरी नहीं है। समझ में आई बात? Will Yes, sir. always be different is incorrect statement. Next है, in case of non-conservative force, work done along two different paths may be different. True या false? ट्रू। This is True. true. डिफरेंट हो सकते हैं, मस्ट बी डिफरेंट गलत है, मे बी डिफरेंट सही है। पहले वाले पार्ट में क्या है? विल ऑलवेज बी डिफरेंट मतलब मस्ट बी डिफरेंट था, और सेकंड क्वेश्चन में क्या दे रखा है? सेकंड स्टेटमेंट में क्या दे रखा है? मे बी डिफरेंट, ये सही है। इन केस ऑफ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन अलोंग ऑल पॉसिबल पाथ्स कैन नॉट बी सेम। ट्रू या फॉल्स? आवाज नहीं आई।
क्या हुआ, आवाज क्यों नहीं आ रही आप लोगों की? देखो भैया, इन केस ऑफ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स वर्क डन अलोंग ऑल पॉसिबल पाथ कैन नॉट बी सेम इज ट्रू। ऑल पॉसिबल पाथ के लिए अगर वर्क डन सेम हो गया तो नॉन कंजर्वेटिव थोड़ा है, तब तो कंजर्वेटिव हो गया ना, हाँ या ना? Yes, sir. चलो, कॉपी हो गया, Yes, sir. आगे बढ़ रहा हूं। अब आपको नया प्रॉब्लम दिया है, वी नीड टू डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग फोर्सेज आर कंजर्वेटिव और नॉट। दैट्स इट, इतना ही स्टेटमेंट है। तीन फोर्सेज दे दिए, एफ वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, एफ वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस एक्स वाई जे कैप, एंड एफ वेक्टर इज इक्वल टू वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप। और हमें बोला है, हमसे पूछा है कि बताओ ये फोर्सेस कंजर्वेटिव होंगे या नॉन कंजर्वेटिव होंगे। ठीक है, समझ में आई बात? ये क्वेश्चन देख के थोड़ा डर लग रहा होगा कि सर ये कैसे करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं अपना सबसे पहले एक्स वाई कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाऊंगा। और ध्यान दीजिए, मैं क्वेश्चन को सिर्फ 2 डायमेंशन में सॉल्व कर रहा हूँ, 3D के लिए सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। 3D के लिए कुछ थोड़ी और मेहनत हो जाएगी, पहले 2D कर लेते हैं, वही बड़ी बात होगी अभी के लिए। तो ये मेरी एक्स एक्सिस, ये मेरी वाई एक्सिस, ठीक है। बोला है कि पहला वाला फोर्स जो कि आपको गिवन है एफ इज इक्वल एक्स आई के प्लस वाई जे के, मैं पहले फर्स्ट पार्ट ही सॉल्व कर रहा हूँ। इस पेज में इतनी जगह है कि फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो पाए, सेकंड थर्ड के लिए अलग से करना पड़ेगा। ये फोर्स कंजर्वेटिव है या नहीं है, इसके लिए मैंने क्या किया, इसको प्रूव करने के लिए मैंने एक जनरल केस लिया। जनरल केस लिया मैंने क्या, मैंने बोला लेट्स से पार्टिकल इनिशियली यहाँ पर और मूव करके यहाँ चला जाता है। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स मान लिए मैंने इसके, लेट्स से x1 कॉमा y और उसके कोऑर्डिनेट्स 2 2। ठीक है, अब हमने क्या बोला, लेट्स से इस पॉइंट से इस पॉइंट जाने के लिए, यहां से लेकर यहां तक जाने के लिए जो वर्क है वो W है। लेकिन पाथ तो हमें मालूम नहीं, तो हमें कुछ रैंडम सा पाथ मानना होगा दोनों के बीच में, जिस पाथ की मुझे कोई इक्वेशन नहीं पता। मतलब इस पाथ में मेरे को x और y के बीच में रिलेशन नहीं पता। इस पाथ में अगर मैं कोई जनरल पॉइंट ले लूं, लेट्स से यहाँ पे मैंने एक जनरल पॉइंट ले लिया, इस पाथ इसका कोऑर्डिनेट x, y है, तो x और y के बीच में मुझे कोई रिलेशन नहीं मालूम है। ठीक है, मैं पॉइंट A से लेकर पॉइंट B तक के बीच में वर्क डन निकालना चाहता हूँ, फोर्स इज गिवन बाय एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। तो मैंने क्या बोला, इसमें अगर मैं कोई छोटा सा टुकड़ा लूंगा तो उस छोटे से टुकड़े में इस पाथ के अलॉन्ग जो डी डब्ल्यू आएगा, क्या वो एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई होगा कि नहीं होगा? ये हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं ना, किए कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. ओके, दिस इंप्लाइज डी डब्ल्यू कितना हो जाएगा, एफ एक्स कितना है, यहाँ पे एक्स है तो एक्स डी एक्स, और एफ वाई कितना है, वाई है, तो प्लस वाई डी वाई। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे। जब हमने दोनों तरफ इंटीग्रेट किया तो हमें क्या मिला, हमने बोला x की इनिशियल वैल्यू तो x1 है, अच्छा x dx नहीं है, x की इनिशियल वैल्यू तो x1 है, फाइनल वैल्यू x2 है, y की इनिशियल वैल्यू y1 है, फाइनल वैल्यू y2 है, यही है ना, हाँ है ना? Yes, sir. दिस इंप्लाइज वर्क डन इज इक्वल टू x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर बाय 2 प्लस y2 स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर बाय 2। ये आपका आंसर आ गया, है ना? सो वी वर एबल टू, ध्यान दीजिएगा, स्टेटमेंट पूरा पूरा ध्यान से सुनिएगा, वी वर एबल टू फाइंड दिस वर्क विदाउट एनी नॉलेज ऑफ द पाथ। हाँ या ना? वर्क इज फाउंड विदाउट नॉलेज ऑफ पाथ, Yes, sir. दैट मीन्स वर्क इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, हाँ या ना?
आप बोलोगे सर पाथ की नॉलेज का मतलब क्या है यहाँ पे, तो मैं बोलूंगा यहाँ पर पाथ की नॉलेज का एक सिंपल सा मीनिंग है कि यहाँ पे पाथ ही नॉलेज का सिंपल सा मीनिंग है, ये जो y और x है इसके बीच में रिलेशन पता होना। ये जो y और x है ना, x और y, इनके बीच में रिलेशन पता होना, बेसिकली इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी पता होना। इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, विदाउट नॉलेज ऑफ पाथ का मतलब, नॉलेज ऑफ पाथ का मतलब क्या हो गया, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी जाने बिना अगर हम लोग वर्क निकाल लिए, दैट मीन्स हमें इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी की जरूरत नहीं है, हमें पाथ की जरूरत नहीं है वर्क डन पता करने के लिए। ठीक है बेटा, हाँ या ना, क्लियर है, Yes, sir. कॉपी हो गया। Yes, sir. आगे बढ़ रहा हूं फिर, सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। f इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस एक्स वाई जे कैप। इसी पाथ में या इसी पॉइंट से, पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच में वर्क डन निकालेंगे हम लोग। तो क्या लिखूंगा मैं, यहाँ लिखूंगा डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई। दिस इंप्लाइज डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एक्स डी एक्स प्लस एक्स वाई डी वाई। अब हम इसको दोनों तरफ इंटीग्रेट करते हैं। अगर हमने इसे दोनों तरफ इंटीग्रेट किया, x तो वेरी कर रहा है x1 से x2 तक, और y वेरी कर रहा है y1 से y2 तक, तो हमें मिलेगा वर्क डन 0 से w तक इंटीग्रेट करेंगे तो हमें मिलेगा वर्क डन इज इक्वल टू, यहाँ तो आ गया x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर बाय 2 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ x y dy y1 टू y2। इसको आप इंटीग्रेट क्यों नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि ये x पता नहीं हमें y के टर्म्स में। दिस वैल्यू कांट बी फाउंड unless we know x as a function of y। हाँ या ना, हाँ सर। जब तक हमें x y के टर्म्स में नहीं पता होगा तब तक हम नहीं निकाल सकते ये। दैट इज वर्क डन कांट बी डिटरमाइंड विदाउट knowledge of trajectory और path। इसका मतलब क्या हो गया, फोर्सेस नॉन कंजर्वेटिव। समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. बिना पाथ जाने हम वर्क नहीं निकाल सकते, इसका मतलब फोर्स कैसा है, नॉन कंजर्वेटिव है। इजी की डिफिकल्ट? इजी है Easy. सर। इजी है, आगे बढ़े। Yes, sir. सो आवर नेक्स्ट एग्जांपल इज फोर्स वेक्टर इज इक्वल टू वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप। अगर ऐसा फोर्स होगा तो बताना ये है कि ये फोर्स कंजर्वेटिव होगा कि नहीं होगा। क्या करेंगे इसके लिए, इसके लिए वही लिखेंगे। हमारे पास इक्वेशन क्या है, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई, दैट इज इक्वल टू एफ एक्स कितना है वाई, तो दिस इज वाई डी एक्स प्लस एफ वाई कितना है एक्स, तो एक्स डी वाई, ये हो गया डी डब्ल्यू। ठीक है, कोई दिक्कत? नो सर। अब अगर मैं इसको इंटीग्रेट करने जाऊंगा तो ना तो मैं y को dx, अगर मैं इसे इंटीग्रेट करने गया तो दिस इंप्लाइज डी डब्ल्यू इज इक्वल टू वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई, तो था ही हमारे पास, ये तो मैंने दोबारा लिख ली इक्वेशन। अगर मैं इसको इंटीग्रेट करने गया तो प्रॉब्लम क्या हो जाएगी कि मैं
ना तो ये डिटरमाइन कर सकता हूँ, ना ये डिटरमाइन कर सकता हूँ। है ना? दिस हाँ सर। can't be determined and this also can't be determined। तो फोर्स कैसा हो गया? हाँ या ना? Yes, sir. लेकिन यहां पर मैं बोलूंगा ये जो मैंने लिखा है ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि समझिए, मैं आपको लिखता हूं, लेट्स से मेरे जो आपके बैंक में जो पैसे हैं, जो मनी आप यू हैव गॉट, लेट्स से वो कुछ ऐसा है, वो आपके पास 2 अकाउंट है, ठीक है? तो मनी आपके पास अकाउंट 1 का मनी प्लस अकाउंट 2 का मनी है ना? अगर आपको टोटल मनी जानना है तो आपको अकाउंट में कितना पैसा ये भी पता होना चाहिए और अकाउंट में कितना पैसा ये भी पता होना चाहिए। हाँ या ना? बोलो Yes, जरा। sir. बताओ। Yes, sir. नहीं, जरूरी नहीं। से ये जो अकाउंट 1 में आपका वो आपका 1000 माइनस एक्स हो और अकाउंट 2 में आपका 3000 प्लस एक्स है, तो टोटल कितना हो जाएगा? टोटल कितना हो जाएगा? 4,000. 4,000. कितना हो जाएगा? 4000 हो जाएगा ना? Yes, Yes, sir. sir. 4000 हो जाएगा ना? तो आपको अकाउंट 1 में टोटल पता था ना अकाउंट 2 में टोटल पता था, लेकिन दोनों का सम तो पता है ना कि नहीं पता है? पता है सर. पता है। तो मतलब क्या हुआ? इंडिविजुअली अगर आपको 2 क्वांटिटीज को ऐड करना हो तो इंडिविजुअली दोनों पता हो ये जरूरी नहीं है। दोनों का सम आपके पास डिटरमाइन करने के और भी तरीके हो सकते हैं। हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? हो सकता है सर। Yes, sir. वही वैसा ही कुछ हाल यहाँ पर भी है। हम लोग जैसे ही इस स्टेप पे आए हमसे ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। हम यहाँ से डायरेक्ट जाएंगे इस स्टेप पे। हम पहले भी कर चुके हैं, मैं ये क्वेश्चन आपको करा चुका हूँ पहले, पर यहाँ से मैं क्या करूंगा, डायरेक्टली जाऊंगा स्टेप पे। दिस इंप्लाइज डी डब्ल्यू इज इक्वल टू डी एक्स वाई। क्या है ये? फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, है कि नहीं है? प्रोडक्ट रूल लग रहा है, हाँ या ना? Yes, sir. दिस इंप्लाइज वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी एक्स वाई, कहां से कहां तक? x की इनिशियल वैल्यू x1, y की इनिशियल वैल्यू y1 से x की फाइनल वैल्यू x2, y की इनिशियल फाइनल वैल्यू y2 तक। सो दैट इज इक्वल टू बेसिकली x2 y2 माइनस x1 y1। इसको पता लगाने के लिए इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी की जरूरत पड़ी क्या? नहीं जरूरत पड़ी ना? इसका मतलब क्या हो गया? Yes, sir. कंजर्वेटिव फोर्स। समझ में आई बात? Yes, sir. समझ में आया? Yes, sir. तो आप बोलोगे सर ये तो आपको पता था कि ऐसे कर देंगे तो इंटीग्रेट हो जाएगा, मुझे तो नहीं पता था, तो मैं कैसे पता लगाता कि ये कंजर्वेटिव है कि नहीं है? मेरे हिसाब से तो नॉन कंजर्वेटिव है ना? है ना? Yes, sir. तो देयर मस्ट बी सम टेक्निक जिसको देख के हम डायरेक्टली बता पाए कि हाँ ये कंजर्वेटिव होगा कि नहीं होगा, Yes, sir. है ना? वो टेक्निक आपको अभी नहीं पढ़नी है, वो टेक्निक आपको 12th में पढ़नी है। ठीक है बेटा? ठीक है? Yes, sir. ऑलरेडी हम लोग आपके जो स्कूल और बोर्ड से तो बहुत ही अलग चल रहे हैं अभी तो हम लोग। ये सब स्कूल बोर्ड में तो आएगा नहीं कभी, जेई मेन में भी कभी कभार ही आएगा और नीट में भी नहीं आता है ये सब। ठीक है?
आगे बढ़े। Yes, sir. Yes, ओके, sir. एक और एग्जांपल है आपके सामने। हमारे पास एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स था, ये वाला नॉन कंजर्वेटिव था ना बेटा, एक्स आई कैप प्लस एक्स वाई जे कैप। Yes. Yes, sir. Yes, sir. वही फोर्स मैंने यहाँ ले लिया कि बताओ ये जो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, इसके द्वारा वर्क डन आप तब तक नहीं निकाल सकते जब तक आपके पास पाथ की नॉलेज नहीं हो, है ना। Yes, sir. तो आपको दे दिया पाथ, आपको बोला फाइंड वर्क डन बाय दिस फोर्स इन मूविंग अ पार्टिकल फ्रॉम ओ टू सी अलोंग 3 डिफरेंट पाथ्स। ओ सी डायरेक्ट चले जाओ, ओ ए सी यहां से ऊपर, फिर ऊपर से राइट ओ ए सी, और ओ बी सी ऐसे और ऐसे, ठीक है। इन 3 रास्तों से आपको वर्क डन निकालना है बाय दिस फोर्स, ठीक है बेटा, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो मैं इसको एक एक करके सॉल्व करूंगा। ओ सी बाद में करता हूं, पहले ओ बी सी करता हूं, ठीक है। उल्टा ऑर्डर का, पहले ओ बी सी करूंगा, फिर ओ ए सी करूंगा, फिर ओ सी करूंगा, ठीक है। तो मैं इसमें सबसे पहले ओ बी सी ट्राई करता हूं। हम लिखेंगे डी डब्ल्यू जो होता है वो कितना होता है, एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई, है ना। अब ओ बी सी अगर आप देखें तो ओ बी सी अपने आप में एक पाथ नहीं बल्कि 2 पाथ्स का सम है ना। ओ से बी अलग पाथ है, बी से सी अलग पाथ है, राइट। Yes, sir. Yes, sir. तो ओ से बी का पाथ का इक्वेशन क्या बोलेंगे, क्या मैं इस पाथ को y इज इक्वल टू 0 बोल सकता हूं। Yes, sir. y अगर 0 होगा मतलब y कांस्टेंट हो गया, तो dy भी 0 होगा, हाँ या ना। Yes, sir. Yes, sir. और b से c के लिए क्या मैं लिख सकता हूँ, इस पाथ की इक्वेशन x इज इक्वल टू 2 है, मतलब कि dx इज Yes, इक्वल टू sir. 0 हो जाएगा यहाँ Yes, पे, sir. हाँ या ना, Yes, sir. लिख सकते हैं। ओके, तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई, ये अपनी इक्वेशन थी। मैंने बोला वर्क डन जो है ओ से बी से सी जाने वाला इज सेम एज वर्क डन इन मूविंग फ्रॉम ओ टू बी प्लस वर्क डन इन मूविंग फ्रॉम बी टू सी, दैट इज इक्वल टू ओ से बी अगर जा रहे हैं तो ओ से बी जाने के लिए डी वाई 0 है, हाँ या ना। Yes, sir. ओ से बी जाने के लिए डी वाई 0 है, तो ये हो जाएगा वर्क डन मूविंग फ्रॉम ओ टू बी हो जाएगा एफ एक्स इज एक्स डी एक्स इज डी एक्स, इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, x इज इक्वल टू 0 से 2 तक, है ना। ये 0 से 2, ये इसका कोऑर्डिनेट क्या है 2,0, इसका कोऑर्डिनेट क्या है 0,2, यही है ना। ये समझ में आया कि नहीं आया। आ गया सर। प्लस वर्क डन इन मूविंग फ्रॉम बी टू सी, देखिए इसमें वर्क डन से इन मूविंग फ्रॉम ए टू बी में मैं डी वाई 0 यूज कर रहा हूं, मैं तो ये वाला पार्ट आया ही नहीं, ये वाला पार्ट नहीं आया ना, है ना। या ऐसे कर लो, एक काम करते हैं, एफ एक्स डी एक्स हो गया प्लस एफ वाई डी वाई, तो प्लस एफ वाई जो भी है, एक्स वाई है ना एफ वाई, डी वाई कितना है 0, प्लस वर्क डन इन मूविंग फ्रॉम बी टू सी करना है। तो अगर मैं बी से सी का वर्क डन निकालना चाहूं तो फर्स्ट पार्ट में डी एक्स 0 है इसका, तो ये हो गया 0 प्लस एफ वाई डी वाई, एफ वाई कितना है एक्स वाई, वाई कितना है एक्स कितना है 2, तो ये हो गया 2y डी वाई। इसका इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, y वेरी कर रहा है 0 से 2 तक। समझ में आया कि नहीं आया। सर इंटीग्रेट वाला पार्ट समझ में नहीं आया। मतलब ये वाला समझ नहीं आया कि ये वाई वाला समझ नहीं आया, मतलब बी से सी समझ नहीं आया कि ए से बी समझ नहीं आया, ओ से बी समझ नहीं आया, ओ से भी। ओ से भी समझ नहीं आया। देखो
कितना है एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई। ओ से बी बता रहा हूं मैं आपको। ओ से बी के लिए एफ एक्स कितना है एक्स आई कैप, तो ये तो हो गया एक्स आई कैप इंटू डी एक्स, है ना। एफ वाई कितना है, एफ वाई बेटा एक्स वाई, एफ वाई यही है ना, एक्स वाई है ना, यस सर। एफ वाई है एक्स वाई। और डी वाई कितना है ओ से बी के लिए, 0 है क्योंकि वाई कांस्टेंट है। आया कि नहीं आया, हाँ सर समझ गए। समझ गए। तो इससे हमें मिल जाएगा दिस इंप्लाइज वर्क डन इन मूविंग फ्रॉम ओ टू बी टू सी इज इक्वल टू कितना आया, 2 स्क्वायर बाय 2 2 प्लस 2 स्क्वायर 4 दैट इज इक्वल टू 6 जूल। कोई दिक्कत है इसमें? तो सेकंड पार्ट जो था ओ टू ए टू सी, ये आप लोग खुद से ट्राई करिए अभी के अभी। हुआ क्वेश्चन? ओ टू ए टू सी में वर्क डन कितना होगा? देखो भाई, ओ से ए जाने में x 0 है, इसका मतलब dx भी 0 है क्योंकि x कांस्टेंट हो गया, हाँ या ना। यस सर। तो जब मैं एफ एक्स डी एक्स लिखूंगा ओ से ए के लिए, ओ से ए के लिए dx 0, तो फर्स्ट वाला पार्ट 0, एफ एक्स डी एक्स 0। और क्योंकि x 0 है, y डायरेक्शन का फोर्स कितना है एक्स वाई, वो भी 0 हो गया। इसका मतलब वर्क डन ही 0 हो गया ओ से ए तक। ठीक है बेटा। सर एक्स वाई कैसे 0 है? ए टू सी देखोगे सेम तरीके से, तो ए टू सी में वर्क आएगा। यहां पर कितना है, y इज इक्वल टू 2 है, dy इज इक्वल टू 0 है, तो y डायरेक्शन वाला खत्म हो जाएगा, x dx वर्क आएगा dw, इसका इंटीग्रेशन 0 से लेकर 2 तक, तो दैट विल बी बेसिकली 2 जूल्स। यही आपका आंसर है। और चलो जो भी है ये आप खुद से ट्राई करेंगे, ये मैं नहीं करा रहा। ओ से ए से सी में अगर आप ओ टू ए निकालोगे तो वर्क डन 0 आएगा, ए से सी निकालोगे तो वर्क डन 2 जूल आएगा, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हम लोगों ने ओ बी सी के लिए किया था। ठीक है, कुछ नया नहीं है इसमें। और अगर मैं ओसी के लिए ट्राई करूं, सीधे थर्ड पार्ट कर रहा हूं मैं थर्ड पार्ट ट्राई कर रहा हूं ओसी। जो ओसी पाथ है
उसको अगर आप देखोगे तो उसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, y इज इक्वल टू एक्स बनेगी। उसकी इक्वेशन दिख रहा है आप लोगों को डायग्राम में कि नहीं दिख रहा है? देखिए 0,0 से 2,2 गया, तो क्या पाथ की इक्वेशन y इज इक्वल टू एक्स है कि नहीं है? है ना? हाँ सर। तो y इज इक्वल टू एक्स पाथ से पार्टिकल O से C गया है, O टू C गया है। अब हम क्या बोलेंगे, वर्क डन या dw इज इक्वल टू एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई है, दैट इज इक्वल टू एफ एक्स कितना है, एक्स आई कैप, तो ये हो गया एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई कितना है, एक्स वाई डी वाई। ठीक है, बट इंपॉर्टेंट चीज क्या है, y इज इक्वल टू एक्स है, देयरफॉर dw कितना हो जाएगा, x dx तो रहेगा ही, प्लस एक्स वाई की जगह आ गया वाई स्क्वायर डी वाई। ये हो गया 0 से 2 एक्स बी और y भी 0 से 2, दैट इज इक्वल टू 2 प्लस 2 क्यूब बाय 3, दैट इज इक्वल टू 14 बाय 3 जूल्स। ये आपका आंसर है। ठीक है बेटा, अलग अलग पाथ से अलग अलग वर्क आ गया, आया कि नहीं आया? Yes. तो फोर्स कैसा है, नॉन कंजर्वेटिव है। ठीक है बेटा, Yes, sir. देखो ये वाला पार्ट मुझे मत पता है, इस क्वेश्चन में थोड़ा परेशान तो हुए होगे आप लोग, क्योंकि ये थोड़ा परेशान वाला क्वेश्चन करने वाला क्वेश्चन है, और इसीलिए मैं कह रहा हूँ इसको आप खुद से एक बार ट्राई जब तक नहीं करेंगे तब तक ये समझ में आएगा भी नहीं, और पूरी तरीके से कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का कॉन्सेप्ट भी आपका नहीं बनेगा। ठीक है, सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक इज वर्क डन बाय एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। ठीक है, हमें पता है कि जो वर्क होता है उसमें आपका डी डब्ल्यू होता है एफ वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, यही होता है ना, यही होता है। देयरफॉर फॉर 1D मोशन, अगर मैं 1D के बारे में बात करूं, अगर सब कुछ एक ही डायरेक्शन में एक ही लाइन के लॉन्ग है, तो ऐसे में मैं फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में ये ग्राफ बनाऊंगा। जो भी ग्राफ बना उसमें अगर लेट्स से, या काम करते हैं डिस्प्लेसमेंट एक्स के बीच में, पोजीशन के बीच में, लेट्स से पार्टिकल जब x1 से x2 गया है उस वक्त आपको वर्क निकालना है, तो वो वर्क इस एरिया के बराबर होगा। ठीक है, ये 1D के लिए। जनरल केस में क्या होगा, ये x इधर fx, ये y इधर fy और ये z इधर fz। हम इन तीनों के बीच में कुछ ग्राफ बनाएंगे, जो भी ग्राफ आएगा वो प्लॉट करेंगे। लेट से पार्टिकल x1 y1 z1 से x2 y2 z2 तक जाता है, तो वर्क क्या होगा, ये वाला एरिया A1, ये वाला एरिया A2 और ये वाला एरिया A3, तीनों जोड़ लीजिए, और वर्क डन हो जाएगा आपका जनरल केस में A1 प्लस A2 प्लस A3, क्योंकि dw कितना होता है, fx dx प्लस fy dy प्लस fz dz। ठीक है, कोई दिक्कत है? इसमें कुछ खास बड़ी बात नहीं है ना बेटा?
ये तो आसान पार्ट है बेटा, इसमें कुछ खास बड़ी बात होनी नहीं चाहिए, कुछ ऐसा लगना नहीं चाहिए आपको इसमें। कॉपी हो गया, आगे बढ़ूं? यस सर। अगला है वर्क डन बाय इंटरनल फोर्सेस। ये भी अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट और काफी इंटरेस्टिंग सा भी टॉपिक है, थोड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आप मुझे बताइए, जो नेट इंटरनल फोर्स होता है एक सिस्टम पे, वो कितना होता है? कितना होता है बताइए? 0। जीरो होता है। यस सर। यस सर। तो इसका मतलब क्या मैं बोल सकता हूँ कि वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स भी जीरो हो जाएगा, हाँ या ना? हाँ या ना? Yes, sir. यस सर। बोल सकता हूँ ना? बट ये गलत है। इस क्यों गलत है ये समझने के लिए यहाँ एक एग्जांपल देखेंगे आप। मेरे पास दो बॉल्स हैं, दो ऑब्जेक्ट्स मान लेते हैं, इन दोनों को मिला के मैंने सिस्टम मान लिया, ठीक है? ये ऑब्जेक्ट ए और ये मतलब ये बड़ी वाली बॉल, इसका नाम ए मान लेता हूँ, छोटी वाली बॉल का नाम बी मान लेता हूँ। ए प्लस बी को मैंने सिस्टम मान लिया, ठीक है? क्या हुआ, ये दोनों बॉल्स एक दूसरे को, ठीक है, क्या करती हैं? पुल करती हैं। मतलब ये बड़ी बॉल छोटी बॉल को अपनी तरफ पुल करती है और छोटी बॉल बड़ी बॉल को अपनी तरफ पुल करती है। क्या ये दोनों फोर्सेस इक्वल होंगे कि अलग अलग होंगे? ये दोनों फोर्सेस इक्वल होंगे कि अलग अलग होंगे? ये फोर्स अगर एफ है तो ये फोर्स भी एफ ही होगा ना, मैग्नीट्यूड इक्वल ही होगा ना, क्यों? एक्शन रिएक्शन है, हाँ या ना? हाँ सर। तो ऐसे में जो नेट फोर्स हुआ वो कितना हो गया? जीरो। जीरो हुआ सिस्टम के इंटरनल फोर्स पर। लेकिन किंतु परंतु बंधु, अगर मैं इन दोनों बॉल्स को ऐसे ही छोड़ दूं, इन दोनों बॉल्स को मैं ऐसे ही छोड़ दूं, तो क्या ये दोनों बॉल्स एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होकर करेंगी कि नहीं करेंगी? नहीं करेंगे। नहीं करेगा। करेगा ना भाई, क्यों नहीं करेगा? इस पे राइट में फोर्स लग रहा है, लेफ्ट वाली बॉल पे राइट में फोर्स लग रहा है, राइट वाली बॉल पे लेफ्ट में फोर्स लग रहा है, तो लेफ्ट वाली बॉल राइट में जाएगी, राइट वाली बॉल लेफ्ट में जाएगी, जाएगी कि नहीं जाएगी? अरे यार, इस फोर्स की वजह से, जाएगी सर। फोर्स की वजह से ये वाली बॉल ऐसे मूव करेगी, करेगी कि नहीं? मान लो इनिशियली इतना यहाँ पे थी, ये वाली बॉल इनिशियली यहाँ है, तो ये वाली बॉल इधर मूव करेगी, ये वाली बॉल इधर मूव करेगी, हाँ या ना? हाँ यस सर। सर। तो क्या हुआ देखिए, इनिशियली पोजीशन तो यहाँ थी, पर हमने देखा कि अट्रैक्शन की वजह से, इन दोनों फोर्सेस की वजह से ये बॉल इधर डिस्प्लेस हो गई, इसको S1 बोल देता हूँ, ये बॉल इधर डिस्प्लेस हो गई, इसको S2 बोल देता हूँ। क्या S1 और S2 इक्वल होंगे कि नहीं होंगे? होगा सर। क्यों होगा? दोनों का मास इक्वल है नहीं, इनिशियल वेलोसिटी के बारे में कुछ बताया नहीं गया, क्यों इक्वल होगा? ये S1 और S2 का इक्वल होने की कोई कारण नहीं है, ठीक है? लेकिन हाँ, ये इस बॉल का डिस्प्लेसमेंट, बॉल लेट्स से ये बॉल का नाम ए दे देता हूँ, इस बॉल का नाम बी दे देता हूँ, तो बॉल ए का डिस्प्लेसमेंट S1 है, बी का डिस्प्लेसमेंट S2 है ना? तो वर्क डन ऑन ए कितना हो जाएगा? क्या ये F इंटू S1 होगा? होगा कि नहीं होगा? होगा सर। और वर्क डन ऑन बी कितना हो जाएगा? F इंटू S2 होगा, हाँ या ना? Yes, sir. तो जो नेट वर्क आया वो कितना आया? F इंटू, और इंटरनल फोर्स है ये, तो F इंटू S1 प्लस F इंटू S2, हाँ या ना? Yes, sir. दोनों पॉजिटिव है, हाँ या ना? तो इवन Yes, दो sir. नेट फोर्स जीरो है, इवन दो नेट फोर्स जीरो है,
तब भी वर्क डन 0 नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि आपने सीधे अपने दिमाग में कैलकुलेशन करी, सर एफ नेट 0 तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ नेट वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। आपने यही कहा ना? हाँ या ना? Yes, sir. यही कहा। सर ये गलत क्यों हो गया? वो गलत इसलिए हो गया क्योंकि मान लेते हैं इस फोर्स का नाम F1 वेक्टर है, इस फोर्स का नाम F2 वेक्टर है। F नेट कितना होगा? F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर। पर जब इसका डिस्प्लेसमेंट इधर हुआ, इसका डिस्प्लेसमेंट इधर हुआ, तो dw क्या हुआ? dw इज इक्वल टू F1 वेक्टर डॉट ds1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर डॉट ds2 वेक्टर हुआ ना? दिस इज नॉट इक्वल टू F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर डॉट ds वेक्टर। हाँ या ना? क्योंकि दोनों का ds अलग अलग है, एक का ds1 एक का ds2 है ना? हाँ या ना? Yes, sir. यस सर क्या हुआ है समझिए, आप क्यों गच्चा खाए हो यहाँ पे? क्योंकि नेट फोर्स तो 0 है, बट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैव डिफरेंट डिस्प्लेसमेंट, है कि नहीं है? देयरफॉर नेटवर्क 0 नहीं है। यही हुआ ना बेसिकली? समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. आ गया? ओके। अब देखो मैं क्या कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि नेट इंटरनल फोर्स, नेट इंटरनल वर्क इज नॉट 0 if displacement of different particles are different। यही कहा ना मैंने इफेक्टिवली पिछले पेज पे? हाँ या ना? Yes, sir. या यूं कहना चाहिए, और नेट इंटरनल वर्क इज 0 if all particles have same displacement or relative position of particles do not। मतलब मान लेते हैं पास 3 ऑब्जेक्ट, तीनों का डिस्प्लेसमेंट इक्वल है। if S is equal to S3 vector, then net internal work is 0। हाँ या ना? हाँ या ना? Yes, sir. तो हम कह रहे हैं कि if configuration of system does not change, net internal work is 0। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या? रिलेटिव पोजीशन ही है ना? हाँ या ना? यही कह रहा हूं ना मैं? Yes, sir. ठीक है। तो अब आप मुझे बताएंगे ये रिलेटिव पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन की वजह से कौन सी एनर्जी होती है?
पोटेंशियल पोटेंशियल एनर्जी होती है ना, सो वी आर मूविंग टुवर्ड्स पोटेंशियल एनर्जी। मतलब बस ये मेरे को रिमाइंड करा रहा है, रिमाइंड्स ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। मैं कह रहा हूं कि जो पोटेंशियल एनर्जी है ना, पोटेंशियल एनर्जी इज रिलेटेड टू इंटरनल वर्क समहाउ। अगर रिलेटिव पोजीशन कन्फिग्रेशन चेंज नहीं हो रहा है हमारे सिस्टम का, इंटरनल वर्क नहीं होगा, तो ऐसे में पोटेंशियल एनर्जी चेंज नहीं होगा। हाँ या ना? मतलब पोटेंशियल एनर्जी चेंज कब होगा? जब रिलेटिव पोजीशन ऑफ पार्टिकल्स इनसाइड द सिस्टम चेंजेस, जब कन्फिग्रेशन ऑफ सिस्टम चेंजेस, तभी पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगा। हाँ या ना? Yes, sir. समझ में आया सबको? Yes, sir. पक्का? यस सर। Yes, sir. ओके, तो फिर कॉपी कर लो और नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर पोटेंशियल एनर्जी पढ़ेंगे। ठीक है बेटा? Yes, sir. हमारा अगला टॉपिक पोटेंशियल एनर्जी ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, अभी के लिए क्लास ओवर है।